नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि ईडी के कब्जे में गिरफ्तार अर्पिता चटर्जी जब ईडी ऑफिस से सीजीओ कॉम्प्लेक्स लाई जा रही थी तो उस पर उत्तर प्रदेश स्टाइल में हमला हुआ है। मतलब आप इसको पहले सुनते होंगे ना कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जब अपराधियों को कोर्ट से जेल ले जाती है या जेल से कोर्ट ले जाती है तो उसका गाड़ी पलट जाता है। कई लोग ऐसे इस मामलों में जहन्नुम जा चुके हैं। पहले स्थिति इतनी खराब थी कि मुजरिम उत्तर प्रदेश के पुलिस के गाड़ी में जाने के बजाय अपने गाड़ी में जाने की अनुरोध करता था कि आप मेरे गाड़ी में जाने दीजिए क्योंकि आपकी गाड़ी पलटती है। अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल में अर्पिता चटर्जी जब सीजीओ कॉम्प्लेक्स से जेल ले जाया जा रहा था तो उसके कन्वॉय में एक गाड़ी जबरदस्ती घुसी और उस गाड़ी को टक्कर मारने का प्रयास किया, नहीं बल्कि मार दिया, जिसमें अर्पिता सफर कर रही थी। ये एक बहुत बड़ा समाचार हो सकता है। बहुत बड़ी आशंका है मुझे कि कहीं अर्पिता चटर्जी को निपटाने का कोई प्रयास तो नहीं हो रहा है। कोई ऐसी साजिश तो नहीं रची जा रही है कि अर्पिता चटर्जी को रास्ते में मार दिया जाए क्योंकि उसके सीने में बहुत सारे राज दफन है। अरे एक राज तो राजदार का राज ओपन ही हो गया कि पश्चिम बंगाल के सबसे उम्रदराज ममता बनर्जी के सबसे करीबी और शिक्षक घोटाला के मुख्य अभियुक्त पार्थ बनर्जी का वो बड़ा करीबी रही है। सोसाइटी के रहने वाले और के घर के नौकर ने कहा कि हमेशा रात में दिन में पार्थ चटर्जी अर्पिता के घर आया करते थे। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि पार्थ और अर्पिता का क्या संबंध था। कल मैंने अपने संबोधन में कहा था कि दादा पोते जैसा होगा, लेकिन जो सीनरी समझ में आ रही है वो दादा पोते से अलग हो रही है। लेकिन जो पार्थ चटर्जी का डील है वो ये बता रहा है कि उनके दादा पोते के अलावा और किसी लायक ही नहीं है, तो कोई संबंध क्या होगा। लेकिन दुनिया जाने, ये मैं तो इस विषय में क्या कहूँगा। लेकिन अर्पिता पर गाड़ी से क्या हमला न माना जाए, हालांकि ये जांच का विषय है और जांच के विषय पर मैं बिना जांच पड़ताल किए बेमतलब बकवास करने के लिए मशहूर नहीं हूँ। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अभी वो एक दुर्घटना हुआ है। हो सकता है कन्वॉय में वो गाड़ी बाय मिस्टेक घुस आई हो, लेकिन सड़क पर मैं भी चलता हूँ और मैं अपनी कार खुद ही चलाता हूँ, मेरे पास ड्राइवर नहीं है। और मेरे साथ कई बार हुआ है कि कोई मंत्री संतरी या पुलिस की गाड़ी हमारे बगल से गुजरी है या मैं उसके बगल से गुजरा हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा बाकी किसी भी कन्वॉय के बगल से आप अपनी गाड़ी गुजार सकते हैं या आपके बगल से गाड़ी गुजर सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए रूट लगता है, आपके गाड़ी को थोड़ी देर पहले रोक दिया जाता है। दिल्ली में रहने के नाते बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आप अभी गाड़ी को बगल से गुजार रहे हैं, आपके बगल से सनसनाती हुई 4-5 गाड़ियों का काफिला हार्न शूटर बजाती हुई गई, पता चला जी कोई मंत्री थे। कई बार शीशे में देख के पहचाने वाले वो इधर राजनाथ सिंह थे। ऐसा कई बार हुआ है। आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी को सादर पड़ा। तो अगर वो गाड़ी गई तो क्या ईडी की कॉन्वॉय उसको नहीं देखी, क्योंकि आगे पीछे पुलिस की गाड़ी होगी, सायरन हूटर बजाती जा रही होगी। इस स्थिति में कोई आदमी अर्पिता के गाड़ी में टक्कर मार दे तो क्या ये अनजाने में मारा हुआ धक्का है या जानबूझ करके मर्डर करने का प्रयास है। ये एक बड़ा गंभीर मामला है और मैं चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल पुलिस और ईडी इस बात का स्पष्टीकरण दे और तुरंत इसकी जवाब दे। अभी बात बंगाल का ही करते हैं। पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी अर्पिता चटर्जी के घर 5वीं माले तक स्वच्छता से टपटपाते हुए चले जा रहे थे। पिछली रात गए थे पैसा पकड़ने से पहले, लेकिन जैसे ईडी से उनका सामना हुआ उनका तबीयत इतना ज्यादा बिगड़ गया कि कोर्ट ने उनको एम्स में एयर एम्बुलेंस से ले जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने फाइंडिंग दिया है कि भाई ये सड़क मार्ग से नहीं जा सकते, इनकी तबीयत बड़ा खराब है, इनको उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, इनको एयर एम्बुलेंस से लेकर जाया जाए। मतलब ईडी से सामना से पहले
5वीं माले तक टपटपाते हुए पार्थ चटर्जी अर्पिता के शकल को देखते याद करते हुए चले जाते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन ईडी के सामने पर इतना ज्यादा उनका तबीयत खराब हो गया कि वो बैठ नहीं पा रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं और उनको अस्पताल ले जाने की नौबत आई है। क्या अब राजनीति में नौटंकी हावी होने लगी है? ये एक सोचने का विषय है। पार्थ चटर्जी के घर से बरामदी हुई है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बरामद हुआ है। शिक्षा मंत्री के रूप में वो 15 से 25 लाख रुपया लेकर के शिक्षकों की भर्ती का मामला तो बहुत पहले से उठ रहा था। पार्थ को इसके पहले भी पुलिस और जांच एजेंसियों ने बुलाया था, लेकिन ममता बनर्जी अपने हस्तक्षेप और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसको रोक दिया करती थी। पार्थ को जब मंत्री बनाया जा रहा था तो जांच एजेंसियों ने रिपोर्ट दिया कि भाई ये अभी कन्विक्शन होने वाला है, इन अंडर सब्जुडिशन मामला चल रहा है, इनको मंत्रिमंडल में ना लिया जाए। ममता बनर्जी ने ये बात नहीं माना और उनको मंत्रिपरिषद में लिया। ईडी की गिरफ्त में आने के बाद भी ममता बनर्जी ने पार्थ मुखर्जी को अभी तक हटाया नहीं है। मतलब पार्थ के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं या कोई मजबूरी या कमजोरी उनके हाथ में है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पार्थ तो एक मोहरा है, असली खिलाड़ी तो ममता बनर्जी है और वो जो पैसा पकड़ा गया है वो ममता बनर्जी का पैसा है। अभी तक ममता बनर्जी के द्वारा कोई निर्णय ना लेना और कोई एक्शन ना लेने से यह लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी का इल्जाम सही है। तो क्या यह मामला सीधे ममता बनर्जी की गिरबान दबाने का है या उनका गिरबान फंस गया है, या ममता बनर्जी ने स्वयं अपना गिरबान इतना आगे तक इतना दलदल भ्रष्टाचार के दलदल में धसा लिया है कि इस पर और किसी को कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, सब शीशे की तरह से साफ है। ये अब आगे जांच के विषय है और आगे आएगा। महत्वपूर्ण मुद्दा आज ये भी था कि श्री शिवपाल सिंह यादव ने आज कल के चिट्ठी के मुकाबले में आज चिट्ठी लिखा है। उन्होंने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखा है कि भाई आपकी हैसियत नहीं है मुझे चिट्ठी लिखने की, समाजवादी पार्टी में सिर्फ आदरणीय मुलायम सिंह यादव ही मुझको चिट्ठी लिख सकते हैं, तुम्हारी औकात चिट्ठी लिखने की नहीं। ये मैंने कल के अपने संबोधन में कहा है, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी तो सुन भी रहे थे और आप सब लोग भी सुने होंगे। मैंने कहा था कि अखिलेश यादव अध्यक्ष होने के बाद भी इस हैसियत में नहीं है कि वो शिवपाल यादव को चिट्ठी लिख सके। वही बात शिवपाल यादव ने आज चिट्ठी लिख करके घोषित कर दी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुझे खुशी है कि अखिलेश ने मुझे तलाक दे दिया, अब मैं दूसरा घर तलाशूंगा। और उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि जब योगी आदित्यनाथ से मुलायम सिंह और अखिलेश यादव मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिलूं तो दिक्कत हो जाती है। ऐसा पार्शलिटी क्यों है भाई? इन बातों के बाद ड्रामे की एक और बात आई। दिल्ली में वन महोत्सव कुछ दिन पहले वन मंत्री गोपाल राय ने शुरू किया था कि दुनिया का मांग है कि जल संरक्षण वन संरक्षण की बहुत आवश्यक है। तो वन महोत्सव के तहत सरकारी आयोजन दिल्ली सरकार की चल रही थी। आज उसका समापन था। कायदे से मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर को उस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका में निभाना था और वन मंत्री के रूप में गोपाल राय को उसमें जाना था। चूंकि अरविंद केजरीवाल भी नरेंद्र मोदी की तरह से कैमरा प्रिय है और विज्ञापन में वो मोदी से 2, 4, 500, 1000 किलोमीटर आगे। हर मामले में विज्ञापन के माध्यम से कहना अरविंद केजरीवाल की बीमारी है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की कमजोरी है कि जहां कैमरा देखेंगे मुंह उधर ही करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की बीमारी ये है कि वो हर बात विज्ञापन के माध्यम से कहेगा। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, उसने दिल्ली की सड़कों को पाट दिया था कहते हुए टीका लिया क्या? अब टीका लिया में हजारों करोड़ रुपए का विज्ञापन देने का क्या मतलब है, ये मुझे मालूम नहीं है। केंद्र का टीका था, केंद्र का पैसा था, केंद्र का कार्यक्रम था, केजरीवाल को बताने की क्या जरूरत है? लेकिन बहाना उसका होना चाहिए। इस मामले में भी अरविंद केजरीवाल ने अपना पूरा पोस्टरिंग कर दिया था, लेकिन वो उसके पोस्टर में एक और पोस्टर आ गया। वो था भारत के प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का और मुख्यमंत्री का। अरविंद केजरीवाल भड़क गया कि भाई प्रधानमंत्री का फोटो क्यों लग गया, और इतना भड़का कि वो कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया। कभी कभी अरविंद केजरीवाल के पढ़ाई पर मुझे संदेह हो जाता है। मैं IIT की शिक्षा नहीं लिया हूँ, हालांकि विज्ञान का विद्यार्थी मैं भी रहा हूँ, और अगर मैं प्रयास करता तो हो सकता है पास कर जाता, लेकिन मैंने प्रयास ही नहीं किया तो मैं क्या कहूँ। लेकिन इतना बात मैं जरूर जानता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री संवैधानिक सीट है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर केंद्र मालिक है और केजरीवाल से ऊपर केंद्र है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले से साबित हो गया है कि दिल्ली का बॉस एलजी है और एलजी का बॉस गृह मंत्री है और गृह मंत्री का बॉस प्रधानमंत्री है। मतलब सीधा सीधा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, दखल में, प्रभाव में दिल्ली चलेगी। तो जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसका फोटो अगर किसी सरकारी कार्यक्रम में लगता है तो इसमें भड़कने वाली क्या बात है मैं नहीं जान पाता हूँ। ये संविधान में प्रोविजन है कि भारत के किसी भी सरकारी कार्यालय में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोटो लगता है। मैं उत्तर प्रदेश के अपने जिला मुख्यालय में देखा है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तो मोदी जी और कोविंद जी के साथ अखिलेश और आनंदीबेन का फोटो लगा रहता था। उसमें कहीं कोई एतराज नहीं था। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के थे, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, आनंदीबेन तो खैर राज्यपाल होने के नाते न्यूट्रल पर्सनालिटी है, लेकिन कहीं कोई एतराज नहीं है, वही संवैधानिक प्रोविजन है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री के फोटो से इतना ऑब्जेक्शन हो गया कि वो कार्यक्रम में जाना ही बंद कर दिया। तो क्या नौटंकी राजनीति में हावी हो रही है और इस पर नौटंकी के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता? मित्रों, आज इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि देश में राजनीति कम, नौटंकी ज्यादा हो रहा है। और इस बात की नुकसान अगर किसी को है तो वो है हम लोगों का, भारतवासी का। नेताओं का तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कल ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ जी को शंख बजाने के लिए मठ में भेज रहे थे, आज उनके पांव में तलवा चाट रहे हैं कि प्रभु कृपा करिए। आज हमारे यहाँ का माफिया डॉन का बेटा कह रहा था कि मैं अखिलेश भैया से मिला और उनसे कहा कि चुनाव के बाद यहाँ के सरकारी अमलों को 15-20 दिन तक यहीं रखिएगा, क्योंकि इनका हिसाब किताब करना है। चुनाव के बाद से वो फरार है और इतना ज्यादा डरा हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट देने भी नहीं आया था, जबकि राष्ट्रपति के रूप में उसको वोट देना संवैधानिक मजबूरी नहीं, बड़ा जरूरी भी था। क्योंकि लोकतंत्र में मताधिकार का प्रयोग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप नागरिक धर्म से पीछे हो रहे हैं। ये चुनाव आयोग कहता है कि पहले मतदान तब जलपान, लेकिन वो माफिया डॉन का बेटा मतदान नहीं करने आया क्योंकि वो अधिकारियों को कह चुका था। उसके पिता पंजाब के 5 स्टार जेल में आराम फरमा रहे थे और जब योगी की पुलिस पकड़ने लगी तो स्ट्रेचर पर आ गए, और जब स्ट्रेचर से जेल तक सुरक्षित आ गए तो फिर पैदल जाने लगे, स्ट्रेचर की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह की नौटंकी अगर राजनीति में होगी तो उससे ये क्या होगा कि हम सब लोगों को इस चीज की चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग में युवा वर्ग आमतौर पर बहुत ज्यादा इस चीजों को करीब से देखता है और वो सोचता है कि यार राजनीति मतलब सिर्फ ड्रामाबाजी है, ये हमारे किसी मतलब का चीज नहीं है। और युवा वर्ग उदासीन होता जा रहा है पॉलिटिकल एक्टिविटी से। कई लोग तो वोट देने नहीं जाते और कई लोग वोट इसलिए देखे जाते हैं कि ईवीएम का बटन दबाने से कैसा अनुभव होता है, उनको किसी पार्टी से मतलब नहीं होता। मैं बहुत सारे वहाँ सुनते, हम लोग सामाजिक आदमी तो लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। हम लोग चूंकि मीडिया पर भी काम करते हैं तो मतदान के टाइम वोट देकर के 2-4-10 मिनट खड़ा भी रहते हैं और लोगों की बात जानने के लिए। तो जिज्ञासा बस हर वर्ग के लोगों से पूछते हैं, युवा से पूछते हैं, नौजवान से पूछते हैं, बुजुर्ग से पूछते हैं, थोड़ा मध्यम वर्ग दिखने वाला से पूछते हैं, गरीब वर्ग के दिखने वाले से पूछते हैं, मतलब हर वर्ग के लोगों से उसकी मंशा पूछते हैं। युवा वर्ग में कई लोग ऐसे मिलते नहीं, हमने तो एक बटन दबा दिया, किसका ये तो याद नहीं। मैं बोला किसी पार्टी को वोट देने नहीं, हम तो ईवीएम देखने गए थे कि कैसा बटन दबता है। वो उदासीन है। क्यों? क्योंकि वो ड्रामा देख रहा है कि मुंबई में शिवसेना भाजपा शरद पवार और सोनिया गांधी को गाली देकर के चुनाव लड़ रही है और बाद में उन्हीं दोनों के साथ सरकार बनाती है और भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर देती है। फिर कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी उसको पटकने के देकर के वापस उसी में आ जाती है। ये सब चीज नौटंकी जैसा लगने लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, राजनीति में ड्रामा हर जगह है। मैं कल ही कहा था कि आदरणीय जगदानंद बाबू का दिमाग खराब हो गया है, उनके अलावा और कई लोगों का दिमाग खराब हो गया है। आज केजरीवाल का एक वीडियो आया जिसमें उसने ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया। ये ओसामा साहब शहीद हो गए थे क्योंकि उसको मुसलमान वोट लेना है। इन सब चीजों पर आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया इन सब चीजों का विरोध करें।
मैं तो अपना नागरिक धर्म पूरा कर रहा हूँ। मेरे को मीडिया पर बोलने की जब मौका मिलता है तो ये सब चीज बोलता हूँ। तो एंकर कहता है कि परमा जी एक मिनट जरा दूसरे वाले का ओपिनियन ले लेने दिए, और फिर कान में आता है यार परमा जी ये ना बोले यार, ये कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो मीडिया हमारी बात को सोचने से नहीं रखने देती, इसलिए मैं अपना बात अपने चैनल पर आपके आशीर्वाद के लिए रखता हूँ। तो मैं तो नागरिक धर्म पूरा करूँ, आप क्या कर रहे हैं? अगर आप नागरिक धर्म पूरा नहीं करेंगे तो जमाना भविष्य आपको माफ नहीं करेगा। वो कहेगा कि जब मौका था तो आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया, और विरोध के साथ जन जागृति क्यों नहीं फैलाया। माना जैसे आदरणीय प्रेम दीदी जी मेरे वीडियो को 23-24 जगह शेयर करते हैं, कई लोग इनके वजह से देखते हैं, तो ये अगर फेसबुक लाइव पर आकर के नहीं बताते हैं तो वो मेरा बात इनके बात को समर्थन करता हुआ जाता है, क्योंकि वो इस बात का इंडोर्स करते हैं कि हाँ राकेश परमार सही कह रहे। मेरा तो सबसे पहले आग्रह है कि आप स्वयं भी कहें, आप बहुत बड़े पढ़े लिखे समझदार आदमी, आप कहिए। दूसरा एक बात आज जान लीजिए कि आपको टीवी के सामने बोलने के लिए, मोबाइल के सामने बोलने के लिए, लिख करके बोलने के लिए भाषा मंत्रा और हर्षई दीर्घई की जरूरत नहीं है कि आप बड़ा ऊ लगा ले हैं कि छोटा ऊ लगाए। मतलब पढ़ने से है, ऊ में छोटा ही लगाएंगे बड़ा लगाएंगे, कुत्ता ही पढ़ा जाएगा। अब पढ़ने वाला आदमी पढ़ लेगा कि आपने कुत्ता लिखा है, तो ये मत समझिए कि आपका मात्रा गलत से आपका बेइज्जती होगा। नहीं, आपका भावना जान करके आपका इज्जत बढ़ेगा कि आपने कुछ बढ़िया बात कहना चाहा है। वो बड़ी लगाए कि छोटी लगाए ये डजन मैटर, क्योंकि आप प्रोफेसर की परीक्षा देने के लिए नहीं बैठे हैं कि आपका हिंदी में मात्रा की जांच की जाएगी कि भाई आपको तो मात्रा लगाने नहीं आता, आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, कैसे प्रोफेसर बनेंगे। ये प्रोफेसर की परीक्षा के लिए जरूरी होता है कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो कई जगह के मास्टरों से पूछा जाता है कि आप किसके मास्टर हैं, तो मैथ के मास्टर हैं। अच्छा 14 क्या होता है, बोले ये नहीं बताऊंगा, मेरा दिमाग फ्यूज है। कई बार टीवी पर हमने देखा है चैनलों पर, तो वो एग्जामिनेशन मास्टर गलत बोल रहा है, आपको तो नहीं बोलना है, लेकिन अगर आप बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, तो नेताओं पर यह दबाव बनेगा। नेता कोई पूछे कि भाई पार्थ चटर्जी के सहयोगी के पास पैसा आया है और ममता बनर्जी को पता नहीं है, तो क्या ममता बनर्जी को फेल मुख्यमंत्री मान लिया जाए कि उसका अपना मंत्री घोटाला कर रहा है, उसको जानकारी नहीं है? तो क्या इस स्थिति में उसको मंत्रिमंडल में बनाए रखना और खुद को मुख्यमंत्री बनाए रखना संवैधानिक व्यवहारिक सही है? एक आदमी बंगाल में प्रश्न पूछ ले, ममता बनर्जी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सबको सबसे पहले सजग होना पड़ेगा। अगर आप सजग नहीं होंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। अंत में दो गंभीर बात। एक समाचार पर चीन के दिवालिया बैंक की कहानी आ रही थी। सबसे तो पहले आज समाचार चैनलों की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि पहले कहा जाता था कि आप सत्य तो ऐसे करें जैसे अखबार में लिखा है, मतलब अगर अखबार में छपा है तो सत्य है, लेकिन आज कहा है वो अखबार में छपा है मतलब सत्य नहीं है। तो मैं उसकी सत्यता की गारंटी नहीं ले रहा लेकिन फिर भी समाचार आया कि चीन की आर्थिक दिवालियापन के कगार पर है, उसके कई बैंक डूब गए। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में बैंकों ने लोन दिया था और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र कोरोना काल में डूबने की वजह से पैसा डूब गया, बैंक करप्ट हो गए और उस वजह से भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। मित्रों, चीन में कुछ लोगों ने कर्जा लिया था, यहाँ तो सभी लोगों ने बैंकों से कर्जा ले रखा है और कर्जा कैसे ना दे इसका जुगाड़ बैठा रखा है। हमारा एक उद्योगपति भी अगर बैंक से कर्जा लेने से मना करे तो हमारी स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि एक एक उद्योगपति के पास इतना ज्यादा बैंक का लोन है कि अगर वो डूब गया तो आप डूब जाएंगे। और भारत सरकार ने कानून बना रखा है, पहले 1 लाख रुपया करता था, अब 2 लाख हो गया है। मतलब अगर आपका बैंक में 200 लाख रुपया भी अगर जमा है तो बैंक करप्ट हो जाने की स्थिति में आपको सिर्फ 2 लाख ही मिलेगा। इस मुद्दे पर भी विचार जरूर करिएगा, क्योंकि वो पैसा आपका है और लोग लूट करके जा रहे हैं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं कि आपके पैसा पर आपको कम सूद मिल रहा है और जो बैंक लूट के जा रहा है उससे कम सूद लिया जा रहा है, क्योंकि उसे तो पैसा देना नहीं होता। ये एक गंभीर विषय है, ये चर्चा करिएगा। अंत में भाला फेंकने में आज चांदी का तगमा जीतने वाले चोपड़ा को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद और बधाई देता हूँ। तगमा तगमा होता है, चाहे वो पीला हो, सफेद हो या कांच का हो।
तगमा जो जीतता है उसी को पता चलता है। तो मेरे तरफ से उस तगमाधारी को बहुत बहुत बधाई के साथ आप सबसे अनुरोध है कि कृपया नौटंकी को इंडोर्स ना करें और उनके भले बुरे पर उनको टोकें, क्योंकि आप नहीं टोकेंगे तो वो जानते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा। आप समझदार हैं, ये आप उनको बताएं, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। ऐसी स्थिति ना आवे, इसी परिकल्पना, इस उम्मीद के साथ महादेव की कृपा आपको बनी रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।